चलिए। तो मैंने आप लोगों को डीएचसीपी स्टारवेशन और रोग डीएचसीपी सर्वर अटैक के बारे में बता दिया था। अब किस तरीके से आप इसके ऑप्शन सेट करते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको किस पे टूल, दो टूल बताए थे आप लोगों को। एक एमएसएफ कंसोल बताया था जिसपे आप मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क रन करते हो, और एक एयरसीनिया। ठीक है। तो पहले आप लोग मेटास्प्लाइट कंसोल ओपन कर लीजिए। इस पे हम लोग क्या सेटअप कर देंगे, डीएचसीपी। बाद फिर इस पे अटैक परफॉर्म करने के लिए आप डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक को यूज करेंगे yersinia की मदद से। इसकी कमांड लिखवाई होगी मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में। क्या कमांड बता तो दी थी ना पूरी yersinia की। मैं बताता ना, yersinia डीएचसीपी, फिर उसके बाद -i से इंटरफेस देना होता है, -a से अटैक नंबर बताना होता है ना। तो कमांड बता दी थी मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करने के लिए बोला था मैंने, डीएचसीपी सर्वर। अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा है, तो आप डीएचसीपी सर्वर को सर्च कर लीजिए। अगर मॉड्यूल का नाम डायरेक्टली याद है तो आप करेंगे यूज, और जो भी मॉड्यूल का नाम था वो आप टाइप कर देंगे। ठीक है। तो पहले आपने क्या किया था, डीएचसीपी सर्वर सर्च कर लीजिए। आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे, हमें इसमें से यूज करना है ये वाला ऑक्सिलरी सर्वर डीएचसीपी। देन आप कमांड टाइप करेंगे शो ऑप्शंस, जहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे जो हम सेट करेंगे। ये कराए तो थे, मुझे याद आ रहा है। सेट नहीं करे थे, सिर्फ बताए थे। मतलब इतना ही बताया था, ये एक्सप्लेन भी तो करे थे ना। सेट नहीं करे थे, एक्सप्लेन करा था लेकिन। तो सेट तो आप कर लोगे, सेट कैसे करना है बताइए। आपको क्या करना है, टाइप सेट डीएचसीपी आईपी स्टार्ट। सबसे हम लोग क्या सेट करेंगे, सबसे पहले कहाँ से आपको आईपी प्रोवाइड करना स्टार्ट करना है। जो भी आपका नेटवर्क है उसमें आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं आईपी प्रोवाइड करना। मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डिवाइसेस है वो 1.100 से आईपी लेना स्टार्ट करें। जितने भी डिवाइसेस मेरे डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आईपी लेना, 1.100 से। सेकेंड आप वेरिएबल आप सेट कर दीजिए, डीएचसीपी आईपी एंड, और कहाँ तक आपको एंड कराना है। मान के चलिए मैंने बोल दिया कि वो डिपेंड करता है कि आप कितना सेट करना चाहते हो। आपने 200 कर दिया या आपने 150 तक कर दिया। कि 100 से लेकर 200 तक के बीच के आईपी एड्रेसेस लोग ले सकते हैं, जो भी सिस्टम्स एंड डिवाइसेस हैं उनके मशीन ये आईपी ले सकते हैं। तो आपने इसको सेट कर दिया। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, डीएनएस सर्वर अगर आप सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको रहने दीजिए, ये कुछ जरूरी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बाकी के ये तीन ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला क्या है, बिना आप आईपी असाइन नहीं कर पाओगे तो आप क्या लिखोगे, सेट नेट मास्क, और 255 जो भी आपका सबनेट मास्क है वो आप प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ पे। देन सेट राउटर, राउटर का आईपी क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जो आपका डीए जहाँ पे स्निफिंग आप परफॉर्म करोगे, जहाँ पे, हाँ, आपके मशीन का आईपी जहाँ पर हम स्निफिंग रन कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि सारा ये जो अटैक है वो हम इसी चीज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग ये जो पूरा अटैक है वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हमें राउटर का आईपी हम लोग सेट कर पाए वहां पे। हम डेस्टिनेशन डिवाइस पे जब वो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी चेक करेगा तो वहां पे हमारे मशीन का आईपी आना चाहिए। तो आईपी चेक कर लेते हैं क्या है मेरे मशीन का। तो एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं यहाँ के नेटवर्क से। तो जो आईपी आ रहा है मेरा वो ये है। आईपी को कॉपी कर लीजिए, और इस आईपी को मैं यहाँ पर, अच्छा ये नेटवर्क ही चेंज है पूरा, तो ये भी चेंज करने पड़ेंगे मेरे को। राउटर का आईपी ये है तो बाकी के डिवाइसेस का नेटवर्क का आईपी भी चेंज आपको करना। तो चेंज कर लीजिए, कोई नहीं, यहाँ पे कर देते हैं 68। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो आईपी बस मैंने स्टार्ट और एंड चेंज कर दिया क्योंकि हमारा नेटवर्क था वो अलग था। उसका डिफॉल्ट गेटवे का आईपी जब ये आ रहा था तो आप नेटवर्क आईपी भी चेंज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। एंड लास्ट क्या था, होस्ट। एसआरवी होस्ट क्या है, जहाँ पर डीएचसीपी रन कर रहा है। तो डीएचसीपी सर्वर कहाँ रन कर रहा है, हमारी मशीन पे। तो आप लिख दीजिए सेट एसआरवी होस्ट, और यहाँ पे भी आप अपने मशीन का ही आईपी टाइप कर दीजिए। अब अगर आप शो ऑप्शंस करके देखेंगे
तो आपको ये सारे ऑप्शन सेट मिल जाएंगे कि आपने क्या क्या सेट करा है। तो यहाँ पे DHCP IP स्टार्ट एंड मैंने ये सेट कर दिया। उसके बाद नेट मास्क, राउटर एंड सर्वर होस्ट हम लोगों ने ये सेट कर दिया। अब अपने अकॉर्डिंग, नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो भी आप सेट कर दिए। अब ये DHCP सर्वर हम लोगों ने बना के रख दिया है। इसको रन आप तब करोगे जब आप DHCP स्टारवेशन अटैक परफॉर्म कर चुके होगे। उससे पहले अगर इसको रन कर दोगे तो इसकी भी जो रिसोर्सेज है वो भी क्या हो जाएंगी, नेटवर्क के अंदर यूटिलाइज हो जाएंगी, स्टारवेट हो जाएंगी। मतलब इसके पास भी जो अवेलेबल आईपीज होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अभी रन नहीं करना है। ये आपको सेट करके आपने इसको तैयार करके रख दिया है कि हाँ मैंने इसके अंदर जो भी सेटिंग्स डालनी थी वो डाल दिया। इसको रन तब करोगे जब स्टारवेशन अटैक बंद कर चुके होगे, आप स्टॉप कर चुके होगे। तो स्टारवेशन अटैक के लिए क्या कमांड बताया था मैंने, ये कमांड था यर्सीनिया DH हाइफन अटैक। उसके बाद आप अटैक आईडी दे दोगे, जो कि किसके लिए दिया था हम लोगों ने, डिस्कवर पैकेज के लिए। मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया था कैसे काम करता है। तो उसमें डिस्कवर पैकेट्स को सेंड करने के लिए हम लोग अटैक मॉड्यूल नंबर कौन सा चूज करते हैं, 1। इसके अलावा आप और भी अलग अलग तरीके के रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो DHCP सर्वर से, बट हमें जो भी सेंड करना है अटैक परफॉर्म करने के लिए वो कौन से पैकेट्स होंगे, डिस्कवर पैकेट्स। उसके बाद आपने यहाँ पे हाइफन इंटरफेस प्रोवाइड, इंटरफेस का नाम दे दिया जिस इंटरफेस से आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। वो कौन सा इंटरफेस है, इथरनेट 0। तो रन कर दीजिए। जैसे आप इस अटैक को रन करेंगे ये DHCP डिस्कवर पैकेट्स भेजना स्टार्ट कर देगा। और अगर इस अटैक को आपको स्टॉप करना है तो आप कोई भी की प्रेस करके इस अटैक को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस समय क्या होगा, तो जो जिस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ उस नेटवर्क के जितने भी IP एड्रेसेस हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे DHCP सर्वर के जो पास है। और जैसे ही वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे तो इसके पास कोई भी IP एड्रेस नहीं बचेगा किसी भी एंड डिवाइस को देने के लिए। और अगर DHCP सर्वर डाउन हो जाएगा फिर अटैकर अपना DHCP सर्वर इसी नेटवर्क पर रन करेगा, ताकि कोई नई डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट करे उसके पास DHCP की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, हैकर के दिए हुए सर्वर से। तो उसको आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आराम से चला सकते हो, क्योंकि आईपीस हमारे छोटे नेटवर्क में 254 मैक्सिमम आईपीस होती हैं, आपको पता ही है। उसमें से कुछ आईपीस पहले से ही असाइंड होती हैं। तो बची हुई मिनिमम मान लो 150-200 आईपीस हैं, जिसको मतलब स्टारवेट करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए आपके पास 30 सेकेंड से 40 सेकेंड या 1 मिनट तक काफी है। नेटवर्क पे, जिस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ ग्लोबल हैकिंग से, ग्लोबल हैकिंग वाले राउटर पे, तो जो भी आपका, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो DHCP सर्वर है वो कहाँ रन कर रहा है, राउटर पे। जो हमारा राउटर है, डिस्कनेक्ट क्यों होंगी, कॉन्सेप्ट वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो DHCP पूल के पास जो IP थे राउटर के पास वो खत्म हो जाएंगे। अब उसके पास कोई नया IP नहीं बचा होगा। तो उस अटैक को मैंने स्टॉप कर दिया कोई भी की प्रेस करके, जैसे कि एंटर की मैंने प्रेस किया यहाँ पे। अब आप सर्वर को स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे, एक्सप्लॉइट, और यहाँ पे आपका DHCP सर्वर बैकग्राउंड। अब ये जो DHCP सर्वर स्टार्ट हुआ है ये अब IP प्रोवाइड स्टार्ट करना करेगा जो भी नए डिवाइस कनेक्ट होंगे कुछ टाइम तक, जब तक रियल DHCP सर्वर वापस नहीं आ जाता। तो अगर किसी का डिवाइस है जो ग्लोबल हैकिंग से अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, एक बार कनेक्ट करने का जल्दी से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि टाइमिंग का इस अटैक में आपको देखना पड़ेगा। कोई भी डिवाइस जो ग्लोबल हैकिंग से अभी तक कनेक्ट नहीं है। हाँ, ये सीने को नहीं रोकोगे तो ये आपके भी सर्वर की रिसोर्सेज खत्म कर देगा। इस अभी अभी जस्ट कनेक्ट किया है या पहले से था कनेक्टेड, अभी कनेक्ट किया है तो एक बार अपना IP चेक करिए। कोई नया डिवाइस कनेक्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। एक बार चेक करिए नया डिवाइस को कनेक्ट करके। जल्दी करके देखिए एक बार। विंडोज पे चेक कर लीजिए अगर आप विंडोज कनेक्ट कर रहे हो, नहीं तो मोबाइल पे चेक कर लो अगर मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल पे भी IP एड्रेस आप चेक कर सकते हो। हाँ, देखो।
खाली पे मत करो ना, इस पे तो वैसे भी टाइम लग जाएगा ना इंटरनेट आने में। अपना विंडोज का आईपी चेक करो डायरेक्टली। गेटवे का, गेटवे, गेटवे आ रहा होगा ना। गेटवे मेरे डिवाइस का आईपी आ रहा है आप लोगों का। अगर आप लोगों के, एक बार दिखा दो किसी को, कोई एक दिखा दो मेरे को अपना सिस्टम, मोबाइल दिखाओ। अगर आपके मोबाइल पे आईपी, गेटवे का आईपी किसका आ रहा है, मेरे मशीन का आईपी आ रहा है। आपको पता है हमने सर्वर का आईपी, राउटर का आईपी क्या सेट किया था, 68.112। देखिए राउटर का आईपी सभी चेक करिए, जैसे जो डिफॉल्ट गेटवे या राउटर का आईपी अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, 192.168.168.112। मतलब अब ये डिवाइस अगर कुछ भी पैकेट भेजेगी तो वो किसी तरफ आएंगे ऑटोमेटिकली, मेरे डिवाइस की तरफ है। ठीक है। और जैसे मेरे डिवाइस की तरफ आएंगे, तो अगर मैं अपने डिवाइस पे स्निफिंग को स्टार्ट कर लूंगा, तो वो सारे पैकेट्स मेरे डिवाइस के पास स्निफ होते जाएंगे, कैप्चर होते जाएंगे। क्योंकि आपको पता है अगर आपका डिवाइस इंटरनेट तक कोई पैकेट भेजता है तो कहाँ पे भेजता है वो पैकेट को, गेटवे की तरफ। और गेटवे का आईपी किसका आ रहा है, मेरे डिवाइस का आईपी। तो वो सारे पैकेट ऑटोमेटिकली मेरी तरफ आएंगे। ठीक है। कौन देखता है गेटवे, आप देखते हो गेटवे? आज बोला मैंने देखने के लिए, सिर्फ देख लिया आपने। हाँ, अगर जिसको पता है नॉलेज, जिसको पता है नॉलेज, नॉलेज है, वो देख लेगा। लेकिन कौन देखता है, कोई भी नहीं देखता। आप कितनी बार अपना आईपी एड्रेस या नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद अपनी आईपी भी चेक करते हो? आईपी चेक नहीं करते तो गेटवे क्या चेक, है ना? नहीं नहीं, आपका आईपी नहीं, गेटवे का आईपी पूछ रहा हूँ मैं, गेटवे का आईपी, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी। वन नहीं तो आपके वाला में नहीं हुआ, आपके जब आपने कनेक्ट किया तो उस टाइम पे रियल डीएचसीपी सर्वर स्टार्ट हो गया होगा। उनने जिस टाइम पे कनेक्ट किया, किस पे? यार मेरा तो जूम प्रॉपरली चल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? अभी कनेक्ट करोगे तो देखो लेट हो जाएगा ना अटैक परफॉर्म करने में। नहीं, रुको रुको। लिनक्स पे जब आप ये चेक करोगे ना, तो आपको इस पे नहीं दिखाएगा गेटवे का आईपी। आईपी रूट लिखो या तो एक बार। 112 आर एन का भी। बिल्कुल इसी के बीच का होगा ना, क्योंकि मैंने 100 से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं अभी, सभी को अगर 100 से 200 के बीच में आईपी मिल रहा है, तो इसी वजह से मिल रहा है, क्योंकि मैंने आईपी स्टार्ट कहाँ से किया था देना, मेरे डीएचसीपी पूल से मिल रहा है। ठीक है, ये कंफर्म करने का वैसे तरीका नहीं है, ये तो चलो ठीक है, हो सकता है रियल डीएचसीपी सर्वर भी आपको ये आईपी दे रहा हो, बट ये तरीका है। अगर राउटर का नॉर्मली आपको पता है 68.1 आना चाहिए था राउटर का आईपी, बट क्योंकि अगर मैं अपने अपना अपना चेक करूँ, मेरे वाले में क्या आ रहा होगा, मेरे वाले में क्योंकि मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया, मेरे वाले में डिफॉल्ट गेटवे क्या आना चाहिए, 68.1, यही आप लोगों के में आना चाहिए था। बट मेरे में तो पुराना वाला आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा था अपना डिवाइस उस नेटवर्क से। आप लोगों ने, जिन लोगों ने बाद में कनेक्ट किया, उनके पास नया आईपी आएगा, जो कि मैंने, मेरे डीएचसीपी सर्वर ने प्रोवाइड किया होगा। हाँ, क्या नहीं देख पाए? नेटवर्क आना चाहिए, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसमें, आप क्या कर सकते हैं? अब देखो होता क्या है कि अगर आपने ना, जैसे मैंने डिस्कवर पैकेट ज्यादा देर तक चला दिए, तो वो नेटवर्क को अफेक्ट करता है, करेगा वो नेटवर्क को इंटरप्ट, थोड़ी देर बाद दोबारा से चालू हो जाएगा। अगर नेटवर्क को इंटरप्ट नहीं करेगा, वो ऐसा हो नहीं सकता। उस केस में मतलब क्या है कि जैसे कंपनियों में क्या होता है कि डीएचसीपी सर्वर अलग डिवाइस पे ही रन कर रहा होता है, वो फिर आपके नेटवर्क को उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ सर्वर को डिस्टर्ब करेगा, वो जो जिस पे डीएचसीपी सर्विस रन कर रही है। अभी क्या हो रहा है कि नेटवर्क पे ट्रैफिक इतना ज्यादा जनरेट हो गया है, क्योंकि मैंने लगभग 2 मिनट तक लगभग चलाया होगा इस अटैक को। बिल्कुल यार, स्निफिंग सारे अटैक्स नेटवर्क के अंदर ही परफॉर्म होते हैं, नेटवर्क के बाहर आप करते ही नहीं है। स्निफिंग का मैंने स्टार्टिंग में डे 1 में यही बताया था कि आपको जो भी अटैक आप परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे, उसके लिए नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो स्निफिंग का कोई मतलब भी नहीं है। वाईफाई अटैक साथ, या फिर देखो जरूर नहीं है कि वाईफाई अटैक सीखो आप, आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। आप या तो किसी के एग्जिस्टिंग वाईफाई से कनेक्ट करो, उसके हैक करके वाईफाई को, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप किसी को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करा लो, अपना हॉटस्पॉट रन करके।
या तीसरा तरीका है किसी ओपन वाईफाई से कनेक्ट करो, जिससे ओपन वाईफाई या किसी कैफे के वाईफाई से, जिससे वो भी कनेक्टेड, आपका विक्टिम भी और आप भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे किसी कैफे के वाईफाई पे जाओगे तो वो आपको दे देंगे पासवर्ड कि हाँ ये पासवर्ड आप यूज करिए। अब आप भी विक्टिम, आप भी कनेक्टेड हो उसी नेटवर्क से जिस नेटवर्क पे शायद विक्टिम भी कनेक्ट हो। अब स्पेसिफिक इसलिए बोला जाता है कि कभी भी आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट मत करिए, क्योंकि पब्लिक वाईफाई इस अटैक में किसी विक्टिम को पता नहीं चलेगा ना कि उसके ऊपर अटैक परफॉर्म हो रहा है, स्निफिंग हो रही है, उसका ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत नेट स्लो चलेगा, तो वो तो उसे लगेगा कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं वो अटैक परफॉर्म हो रहा होगा, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी पब्लिक वाई इस मतलब स्निफिंग के लिए प्रिवेंटिव मेजर यही होता है कि आपको पब्लिक वाईफाई से, ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट मत करिए जिस नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं है आपको। अगर ट्रस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे अनट्रस्टेड नेटवर्क से आप कनेक्ट करोगे जो पब्लिक नेटवर्क है, खासकर एयरपोर्ट का या रेलवे का या मेट्रो का, तो वहां से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है। तो उससे अटैकर खासकर एआरपी पॉइजनिंग के थ्रू आपके सारे अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक को देख सकता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो इसको एक बार आप अपने हॉटस्पॉट पे ट्राई करके देखो, अपने घर के नेटवर्क पे ट्राई करके देखना। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगेन थोड़ी देर बाद दोबारा डीएचसीपी सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ आया आप लोगों को। तो सिंपल से इसके स्टेप्स थे। मैंने आपको बताया था ना, ये अब किसी ने देखा था जीटीके कैसे सेटअप करना है, जीटीके के थ्रू देखा था इसको। मैंने बताया था ना, ये सीनियर पहले उस पर काम करता था, ग्राफिकल इंटरफेस पे, बट उसका ग्राफिकल इंटरफेस अब काली पे उतना मतलब बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए कुछ और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप चेक कर लेना, इस पर जीटीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप ये कमांड रन करोगे तो ये सीनियर स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी आपको ये बताता है कि ये इसमें जीटी ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया गया है डिसेबल जीटीके करके, तो आपको जीटीके पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने मशीन पे। अब वो आप लोग देख लेना, क्योंकि मेरे को अभी प्रॉपरली टाइम नहीं मिला इसको चेक करने का। बट जब भी जैसे भी ये अगर कॉन्फ़िगर ग्राफिकली करना चाहते हैं तो ग्राफिकली कर लीजिए, अदरवाइज कमांड लाइन इंटरफेस पे ये कमांड आपको काम कर ही रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करके आप लोग देख लीजिएगा। और इसके काउंटर मेजर में लास्ट में स्निफिंग के काउंटर मेजर्स लिख लीजिए कुछ। काउंटर मेजर का मतलब कि आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आप को स्निफिंग अटैक से, मतलब क्या क्या मेजर्स हैं जो आप लोग ले सकते हो अगर आप स्निफिंग से बचना चाहते हैं तो। हाँ, इसके पे ये आते रहते हैं मैसेजेस। ठीक है, पहले लिख लीजिए आप लोग, डू नॉट कनेक्ट टू, जो भी बताया था मैंने आप लोगों को, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। डू नॉट कनेक्ट टू पब्लिक वाईफाई और दोज नेटवर्क्स विच वी डू नॉट ट्रस्ट। जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, ऐसे नेटवर्क्स में कनेक्ट नहीं होना चाहिए हमें। सेकंड, ऑलवेज यूज सिक्योर प्रोटोकॉल्स लाइक HTTPS, SSH, whose communication is encrypted। ऐसे प्रोटोकॉल्स आप यूज करिए जिसका कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड हो, जैसे कि SSH हो गया या HTTPS हो गया। बाकी अदर प्रोटोकॉल्स भी हैं, जैसे FTPS है जो FTP कनेक्शन को सिक्योर करता है, SMBS है, ऐसे करके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो अलग अलग कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं। और कैसे करती है सारी सिक्योर? SSL सर्टिफिकेट्स की मदद से। SSL सर्टिफिकेट्स पता है सभी को। आगे SSL के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
यस, इसके अलावा और क्या क्या काउंटर मेजर्स हो सकते हैं? अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते भी हैं और आप अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप यूज करिए, उसके अलावा भी इंक्रिप्शन के लिए और क्या कर सकते हैं आप? वीपीएन का यूज कर सकते हैं। अब लिख लीजिए आप, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का आप यूज कर सकते हो, ताकि आपका पब्लिक कनेक्शन जो कम्युनिकेशन है वो भी कोई स्निफ ना कर पाए। अगर आपके सिस्टम से आपका डेटा सारा इंक्रिप्ट होके निकलेगा तो कोई उसको पहले वैसे भी चेक नहीं कर पाएगा। और वीपीएन के अंदर इंक्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आप वीपीएन यूज कर सकते हो अपने ऑनलाइन ट्रैफिक को इंक्रिप्ट करने के लिए, अगर किसी पब्लिक वाईफाई से भी आप कनेक्टेड हैं तो। खाली पे, खाली पे तो आप वो यूज कर सकते हो, प्रॉक्सी चेन्स एक टेक्निक है, ट्राई करके देखना आप लोग, वो आपके कम्युनिकेशन को प्रॉक्सी भी करेगा। इसके अलावा ब्राउजर पे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे वो आते हैं, एक्सटेंशंस आते हैं। ब्राउजर के एक्सटेंशंस यूज करे होंगे ना वीपीएन के लिए भी, उसमें से एक आता है ब्राउज सेक, BROWSEC। ब्राउज सेक करके आता है, उसको कॉन्फ़िगर कर लेना, उसके फ्री वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाती है। तो आप जिस भी, वो प्रॉक्सी का काम भी करता है। प्रॉक्सी का मतलब कि आपका ट्रैफिक को किसी और सर्वर के थ्रू कहीं और लेके जाएगा, साथ साथ आपके ट्रैफिक को और कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट भी करेगा। तो आप उसका यूज कर सकते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। BROWSEC। और भी मिल जाएंगे आपको, वीपीएन के नाम से आप सर्च कर लेना। बट जो मैंने यूज करा है वो ब्राउजर है, BROWSEC। अच्छा, अगर आपको DHCP स्टारवेशन अटैक पकड़ना है तो आप वही डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू पकड़ सकते हो। डिफॉल्ट गेटवे का आईपी अगर आपका ओरिजिनल गेटवे नहीं आ रहा है, ठीक है। ARP पॉइजनिंग अटैक को कैसे पकड़ा जाएगा? कैसे पता चलेगा? अगर मान लो कि आपको चेक करना है कि मेरे मशीन पे ARP पॉइजनिंग तो नहीं हो रही है, तो आप कैसे चेक करोगे? नहीं, उससे अब वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप अपना ARP टेबल चेक करोगे, जो आपका क्लाइंट मशीन है उस पर अगर आप ARP टेबल चेक करोगे, ARP टेबल चेक करने के लिए भी कमांड बताया था मैंने आप लोगों को, क्या था? किसी में भी करो, चाहे विंडोज में करो, लिनक्स में करो, मैक पे करो, कमांड यही है, ARP-A। ठीक है, तो -A का मतलब क्या है कि आप देखना चाहते हो जो एंट्रीज आपके ARP टेबल में है वो क्या। हाँ, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि आपके मशीन ने वो पहले से कॉन्फ़िगर की गई है। जैसे विंडोज पे ना बहुत सारी आपको एंट्रीज स्टैटिक मिलती है, तो स्टैटिक एंट्रीज का मतलब क्या है कि वो आपकी मशीन पे पहले से ही कॉन्फ़िगर है। हेलो। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, भेज दीजिए प्लीज। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, आपके मशीन पे पहले से कुछ आईपीस के लिए मैक एड्रेसेस दिए जाते हैं। और डायनेमिक एंट्रीज का मतलब क्या होता है, जो ऐसे होते हैं जो मतलब आपका जो मशीन है वो खुद लर्न करता है कि किस आईपी का क्या मैक एड्रेस है, वो खुद लर्न करता है। स्टैटिक मतलब उस चीज को पहले से बताया जाता है कि आप कोई भी अ, इस तरीके का कम्युनिकेशन यूज करोगे, इसकी आईपी यूज करोगे तो उसका मैक एड्रेस ये है, पहले से उसको बता दिया जाता है। ठीक है? तो जो डायनेमिक एंट्रीज होती हैं उसमें आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी, वो ये है कि दो आईपी एड्रेसेस ऐसे होंगे, अलग अलग आईपी ऐसे होंगे जिनका मैक एड्रेस सेम आ रहा होगा। ARP पॉइजनिंग अटैक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? दो ऐसे आईपी एड्रेसेस होंगे जिसका मैक एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। दो आईपीस किस किस के होंगे वो? मान के चलिए कि हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने स्निफ किया था, हम लोगों ने ARP पॉइजनिंग किया था ट्रैफिक, तो हमने किसी टारगेट मशीन का किया था और किसका किया था, राउटर का। हमने उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन स्निफ किया था। तो अगर मैं जिस डिवाइस को हमने टारगेट किया था, जिसका कम्युनिकेशन देखना चाहते थे हम, राउटर के साथ जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उस डिवाइस के, अगर आप ARP टेबल चेक करते तो उस पे राउटर का मैक एड्रेस और मेरे डिवाइस का, अटैकर का मैक एड्रेस क्या होता, सेम होता। क्यों सेम होता? क्योंकि ये पहली चीज तो, मैं क्योंकि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपके डिवाइस के साथ, तो मेरा भी मैक एड्रेस आपके पास होगा, वो भी वही होगा जो राउटर का मैक एड्रेस दिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने राउटर का मैक एड्रेस भी क्या किया था, ऑल्टर किया था, चेंज किया था, है ना, पॉइजन कर दिया था हम लोगों ने। तो ARP पॉइजनिंग अटैक को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या हो गया कि आप ऐसे एंट्री चेक करोगे वहां पे जहां पे दो अलग अलग आईपी को के सामने सेम मैक एड्रेस आ रहा है। आपको पता है कभी भी किसी भी डिवाइस का सेम मैक एड्रेस हो ही नहीं सकता। नेटवर्क के अंदर तो चलो
बहुत ही बड़ी बात हो गई कि सेम हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एआरपी पॉइजनिंग अटैक आपके ऊपर परफॉर्म हो रहा है। नहीं नहीं, आपका होगा, अटैकर का होगा वो। दोनों एड्रेसेस अटैकर के होंगे ना, क्योंकि मैं आपके डिवाइस पे रियल टाइम में पैकेट्स भेज रहा हूँ, मैं राउटर पे भी रियल टाइम में पैकेट्स भेज रहा हूँ। तो राउटर की भी एआरपी टेबल आप चेक करोगे, उसमें भी दो अलग अलग आईपी होंगे, एक आपका और एक मेरा, जिसपे मैक एड्रेस सेम आ रहा होगा मेरा ही, क्योंकि मैं ही तो इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना दोनों मशीन्स के साथ। और मैंने अपना ही मैक एड्रेस आपके मैक एड्रेस की जगह राउटर पे डाल दिया है। अटैकर के मेल चेक करोगे तो मेरे में तो दोनों के जो मैक एड्रेसेस है वही आएंगे, एक्चुअल मैक एड्रेसेस, क्योंकि मैं आपके एक्चुअल आईपी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। और जब आप दोनों इन डिवाइसेस का चेक करोगे, चाहे राउटर का चेक करो या आपके डिवाइस का चेक करो, उसमें आपको दो मैक एड्रेसेस सेम मिलेंगे, जिनका आईपी डिफरेंट होगा। हाँ, तो अपनी ईआरपी टेबल चेक करेगा ये। और ईआरपी टेब मतलब किसी भी दो आईपी का अगर आपको मैक एड्रेस सेम मिल रहा है, तो वो समझ जाना कि वो आपके ऊपर एआरपी पॉइजनिंग अटैक परफॉर्म हो रहा है, और जो मैक एड्रेस आ रहा है वो अटैकर का है। वो राउटर का भी नहीं है ना आपके डिवाइस का, वो किसका है, अटैक का मैक एड्रेस है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो ध्यान से। ये एआरपी पॉइजनिंग विक्टिम के, दोनों विक्टिम में से किसी के भी, चाहे राउटर का चेक करो चाहे आपका चेक करो, दोनों के में हमेशा सेम मैक एड्रेस आ रहा होगा, और दो मैक एड्रेस सेम होंगे। मतलब दोनों जो विक्टिम्स आपके, आपने दो टारगेट चूज करे थे ना एआरपी में, दोनों टारगेट का चेक करोगे, दोनों के में सेम आ रहा होगा। विक्टिम का चेक करोगे आप। एक बार परफॉर्म करके चेक करना आपको। एआरपी पॉइजनिंग बताया था ना, करके एक बार चेक करना। जिस डिवाइस के ऊपर अटैक करोगे उसका एआरपी टेबल चेक करना, उनमें दो अलग अलग आईपी के सेम मैक एड्रेस आ रहे होंगे। ठीक है, इस लाइन को लिख लो ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करने के लिए पता चल जाता है आपको कि ईआरपी पॉइजनिंग अटैक हो रहा है या नहीं। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये काउंटर मेजर्स याद रखिएगा। एंड ये मॉड्यूल आपका यहीं तक ही है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 8 हो गया आपका 9। तो हेडिंग डाल लीजिए मॉड्यूल नंबर 9, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? क्या? और बेवकूफ बनाना, और क्या हो सकता है? देखो, किसी के भी ह्यूमंस की अगर आप वल्नरेबिलिटीज निकालते हो, किसी भी तरीके से आप निकालो, चाहे, आराम से बैठिए, एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? किसी की किसी भी ह्यूमन के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, उसकी वीकनेस निकालते हो। जैसे ह्यूमंस में हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि सिस्टम्स में, मशीन्स में, सॉफ्टवेयर्स में
एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज होती है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या मशीन में नहीं होती वल्नरेबिलिटीज, ह्यूमंस में भी होती है। ठीक है। और ह्यूमंस में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं? इमोशंस, और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती है ह्यूमंस में? इनसिक्योरिटी। आप नहीं बता रहे हो क्या? और बताइए। ग्रीडीनेस, एंगर, जेलेसी, जेलेसी। ठीक है, इसके अलावा? बिल्कुल सही। और बताइए। ट्रस्ट वर्दीनेस, ट्रस्ट करना बहुत जल्दी। इसके अलावा? ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी वीकनेसेस होती हैं, वल्नरेबिलिटीज होती है, और अटैकर इनको आइडेंटिफाई करना जानता है। उसको पता है कि अगर, मतलब होती कहीं ना कहीं होती ही है, कहीं ना कहीं कोई इंसान इमोशनली वीक होता है, उसके अंदर लालचीपन होता है, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, जेलेसी होती है, वो ट्रस्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा होता है इसमें से ये कि आप बहुत जल्दी किसी पे अगर ट्रस्ट कर लेते हो, क्योंकि ज्यादातर वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं वो लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करने से आती है। ठीक है, अगर आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर रहे हो तो वो जो पर्सन है वो आपके एडवांटेज ले सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कॉल किया और वो कुछ अपनी वो बता रहा है कि मतलब आपको अपने आप को कुछ बता रहा है, जैसे आपके आप बैंक मैनेजर बोल रहा है कि आपको कुछ ऑफर दिया जा रहा है हमारे बैंक की तरफ से, या आपको लोन मिल रहा है, या फिर आपको कार गिफ्ट की जा रही है क्योंकि आपका अकाउंट नंबर लकी ड्रॉ में निकाला गया है। ठीक है, तो अगर आप उसके बातों पे ट्रस्ट कर रहे हो जल्दी, ठीक है, उसको उसका भरोसा कर रहे हो जल्दी, और आपके अंदर कहीं ना कहीं इसके साथ साथ ग्रीडीनेस है और भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको एक्सप्लॉइट करना अटैकर के लिए ज्यादा इजी हो जाता है। अब वो उसके बाद क्या बोलेगा, आपको कुछ करने के लिए बोलेगा कि आप अपने हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए, जिसके थ्रू हम आपके आगे की चीजें जो प्रोसेस कर पाए, हम आपका जो कार है या लोन है वो प्रोसेस कर पाए, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम उसको प्रोसेस कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके बदले आपसे पैसा लेते हैं, कि बोलेंगे कि आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन बाहर से, मतलब इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से। अब उसका जो ट्रांसफर फी है, उस पर जो टैक्स है, वो आप हमें पे कर दीजिए, ताकि बाकी का जो चीज़ें हैं वो हम प्रोसीड कर पाए आपकी। तो वो जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा हो सकता है, 50,000, 1 लाख के अराउंड का अमाउंट हो सकता है, 10,000, 20,000 हो सकता है। वो अमाउंट वो ट्रांसफर कराएंगे उसके आपके आपके अकाउंट से, उसके बाद फिर आपको उसके बदले कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट। तो ये ह्यूमन की क्या होती है, वल्नरेबिलिटीज होती है। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता होगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे किसी भी साइबर अटैक को अपने ऊपर होने से। ठीक है, क्योंकि साइबर अटैक होने के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है पता होना। अगर आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई भी साइबर अटैक जो पॉसिबल है, जितने भी अगर आप कोई भी केस स्टडी उठा के कहीं भी पढ़ोगे ना, न्यूज में या कुछ भी पढ़ोगे किसी भी अटैक के बारे में, तो आपको यही पता चलेगा कि सारे अटैक्स में मिनिमम टू मिनिमम 50 to 60% सोशल इंजीनियरिंग होता ही है, कम से कम। इसके बिना कोई अटैक ही परफॉर्म नहीं हो पाता है। बहुत जगह चल रहा है आपके पास ना, अलग अलग तरीके के स्कैम के लिंक्स आ जाते हैं, जैसे अभी बहुत टाइम पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला चल रहा था आपके पास, जो दिल्ली में रहने वाले थे लोग, उनके पास मैसेजेस आ रहे थे कि आपने अपना BSCS का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करा है, और अगर पे नहीं करा है तो आप लिंक पे क्लिक करके उसको पे कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो गया उस नंबर पे कांटेक्ट करके उनको, वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे, या फिर आपके पास डायरेक्टली कॉल आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्कैम और चल रहा है कि आपका इंश्योरेंस वाला चल रहा है, कि आपके फादर फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं और उनका एक इंश्योरेंस का अमाउंट है जो हमें ट्रांसफर करना है।
तो आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, ताकि आपके नंबर पे उसको यूपीआई कर देंगे। अब अमाउंट मान के चलो होगा फॉर एग्जाम्पल 5,000 का। अब वो गलती से उसमें 50,000 डाल देगा आपके अकाउंट पे, और आपको एक मैसेज भेजेगा। वो नॉर्मली एक बैंक से मैसेज नहीं होगा, लगेगा कि आपको बैंक से मैसेज आ रहा है। ठीक है, वो होगा उसके नंबर से, उसके मोबाइल नंबर से। और अगर आपने इतना ध्यान नहीं दिया, आपको बस इतना दिखा कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं, तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आप उसको बाकी का बचा हुआ जो 45,000 है वो आप पे करोगे उसको। राइट, अब 45,000 आपके अकाउंट से ही चले जाएंगे, आपके पास आए ही नहीं कभी भी 5,000 रुपए या कुछ भी। हाँ, बोलेंगे आपको। बैंक के सर्विस होते हैं, डेटाबेस होता है, ये मेरे पास हो चुका है। हाँ हाँ। तो उसमें तो हमारा डेटा होता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है या अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में होता ये आप यहाँ बैठे बैठे कैसे बताओगे? आपका जो बैंक है, बैंक पे भी ना, उन पे भी ना सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं उनको भी। तो इस चक्कर में बैंक्स को करना पड़ता है ये चीजें, अदरवाइज उनको अगर फोर्स नहीं किया जाएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे आपका डेटा एंक्रिप्ट। है? बिल्कुल। और अगर आपके पास मेरी क्रेडिट कार्ड डिटेल, मैंने लास्ट पेमेंट कर दिया, हाँ, समझ कार्ड गया। की एक्सपायरी सब सब कुछ। था उनके पास। कभी कभी क्या होता है, इनसाइडर की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जिनके पास ये डेटा होता है, आपके क्लाइंट्स का डेटा होता है, कि जो यूजर्स है बैंक के, उनका डेटा होता है ना, वो डेटा ना आगे सेल कर देते हैं। अब उन्हें सेल करने में पैसा मिलता है, तो इसलिए वो सेल कर देता है आपका डेटा उन लोगों को, अटैकर्स को या स्कैम। आपके डेटा के एडवांटेज लेके फिर आपको कॉल करते हैं। आपको मैसेजेस भेजेंगे आपके पास अलग अलग, उनके पास आपकी सारी डिटेल्स पहले ही होती है। तो वो बस ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो डिटेल से यही दिखा सकते हैं कि हम एक्चुअल में बैंक हैं। आपको उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा अगर उनके पास आपकी डिटेल्स मिलेगी तो। उसको आपका अकाउंट नंबर पता है, आईएफएससी कोड पता है, बैंक कहाँ पे है, ये सब चीजें अगर उनको पता होगी, तो उससे क्या बढ़ेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। है ना? बस उनको क्या चाहिए होता है, आपका पिन चाहिए होता है, वो नहीं पता होता उनको। ओटीपी चाहिए होता है, वो नहीं पता होता उनको। तो अगर ओटीपी पिन आप दे दोगे बिना कंफर्म करे उनकी आइडेंटिटी, तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ अटैक या स्कैम हो सकते हैं, क्योंकि बैंक खुद नहीं कहता कि आप ओटीपी किसी के साथ शेयर करें। ओटीपी आपके लिए आया है, आप जब तक उसको कहीं पे टाइप नहीं कर रहे हैं, तब तक उसको मत